हे एवरीवन, वेलकम टू योर एडुकेटर यूट्यूब चैनल। और हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और आज करने वाले हैं टॉप 5 क्वेश्चन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का सिलेक्शन है जिसको करने के बाद आपका पूरा का पूरा चैप्टर एक बार अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम गवाए हुए हम इसको शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं कुछ अच्छे चुनिंदे क्वेश्चन जो आपको मदद करेगा रिकॉल करने में, काफ़ी चीज़ें आपको सीखने में हेल्प मिलेगी। सबसे पहला क्वेश्चन है कि चार्ज Q इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन टू कंडक्टिंग स्फीयर्स. What should be the value of charges on the sphere so that the repulsive force between them is maximum when they are placed at a fixed distance from each other? बोला कि आपके पास टोटल चार्ज Q दिया है और इसे दो पार्ट में डिवाइड करना है। सपोज कर लेते हैं ये दो पार्ट है, एक पार्ट को दिया हमने वैल्यू x, तो दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा Q माइनस एक्स, और इस दोनों को कुछ r डिस्टेंस पे रख दिया है। डिस्टेंस को चेंज नहीं करना है तो इस x का वैल्यू कितना हो जाएगा और Q माइनस एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, सो दैट इनके बीच में जो लगने वाले फोर्स हैं, जो रिपल्सिव फोर्सेस लग रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए, दैट शुड बी मैक्सिमम। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहला बात की फोर्स के वैल्यू लिखेंगे। फोर्स कितना होता है, K हो जाता है, ये हो जाता है Q1 और ये हो जाता है कितना Q2, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है R स्क्वायर, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। सो द वैल्यू ऑफ फोर्स F इज इक्वल्स टू K एंड आर स्क्वायर, इसको साइड करते हुए लिखेंगे तो हो जाएगा क्यू एक्स माइनस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो गया। ये वैल्यू हो गया फोर्स का। अब बोला है कि मैक्सिमम होना चाहिए और हम सब जानते हैं कि फॉर एनीथिंग टू बी मैक्सिमम डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट करते हैं। तो यहाँ पे F दिया है, देन फॉर F टू बी मैक्सिमम, ये जो फोर्स है इसका वैल्यू मैक्सिमम करने के लिए dF बाई dx का वैल्यू जीरो होना चाहिए। इसका मतलब K बाई आर स्क्वायर है, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे और जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा ये क्यू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू जीरो। सो ये वैल्यू हो गया K बाई आर स्क्वायर, Q हुआ x का वैल्यू 1 हो गया और एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2x हो गया एंड दिस इज इक्वल्स टू जीरो। तो सॉल्व करने पे आता है Q माइनस 2x इक्वल्स टू जीरो, सो द वैल्यू ऑफ 2x इज इक्वल्स टू Q। तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, Q बाई 2। मतलब ये जो चार्ज है यहाँ पे फर्स्ट बॉडी पे, जो फर्स्ट स्फीयर है उस पे चार्ज Q बाई 2 होना चाहिए और वहीं पे सेकेंड वाले पे चार्ज Q माइनस Q बाई 2, मतलब ये भी चार्ज कितना आ जाएगा, Q बाई 2 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, सिंपली एज्यूम कर लिया कि चार्ज के वैल्यू x दिया है तो दूसरे पे Q माइनस एक्स हो जाएगा और उस जो फोर्स के वैल्यू निकाला, फोर्स बोला था मैक्सिमम करना है और किसी का वैल्यू भी मैक्सिमम करने के लिए उसका डिफरेंशिएशन जीरो के बराबर करना होता है। तो हमने किया, जीरो से इक्वेट किया एंड फ्रॉम हियर वी गॉट द वैल्यू ऑफ x, और जैसे ही x का वैल्यू मिल गया उसको दूसरे में पुट किया, वहाँ से Q माइनस एक्स का वैल्यू मिला। सो द चार्जेस ऑन बोथ द बॉडी शुड बी इक्वल और ईच का वैल्यू होगा Q बाई 2 एंड Q बाई 2। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन दिया है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन दिया है। फिगर शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम दिस वी कंक्लूड। इस सवाल को देखते हैं आपके दिमाग में ये बात आना चाहिए, एकदम जोर जोर से चीखना चाहिए आपके दिमाग के अंदर में कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज होता है तो इससे फील्ड लाइंस की अगर हम बात करते हैं तो फील्ड लाइंस क्या होता है, बाहर निकलता है। यहाँ पे अगर हम दोनों ही चार्ज को अगर गौर से देखें तो हमें पता चलेगा दोनों ही से चार्ज से हमारा जो फील्ड लाइन से वो निकल रहा है, इसका मतलब Q1 भी पॉजिटिव है और दूसरा Q2 जो दिया है ये भी पॉजिटिव है। सेकेंड पॉइंट होता है कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होते हैं, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकलते हैं ये प्रोपोर्शनल होते हैं चार्ज के। तो आपको देख के लग रहा होगा कि Q1 से बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकल रहा है, वहीं पे Q2 पे बहुत कम ना है, 4 ही तो लाइन ही है। इसका मतलब Q1 से ज़्यादा फील्ड लाइंस निकल रहा है, विच मीन्स Q1 पे जो मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का वो Q2 पे जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा इससे ग्रेटर हो जाएगा। Q1 पे जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है, Q1 चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो Q2 चार्ज के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होगा और लॉजिक ये है कि Q1 से निकलने वाले नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा हैं नंबर में और वहीं पे दोनों ही चार्ज बाहर निकल रहे हैं तो दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव है। मतलब ये नेगेटिव वाला काम खत्म हो जाएगा, नेगेटिव का काम खत्म, ये वाला पॉजिटिव पॉजिटिव, और उसमें Q1 से ज़्यादा निकल रहा है तो Q1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा, Q2 का ज़्यादा नहीं होगा। सो ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही फंडामेंटल सा सवाल था। तो 2 क्वेश्चन हमने किया एंड वी विल बी डूइंग 5 क्वेश्चन, 3 और बचे। तो ये तीसरा क्वेश्चन है, बोला कि 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी हैविंग चार्ज Q एंड माइनस Q। देखिएगा ध्यान से, ये जो चार्ज दिया है, एक पे चार्ज दिया है Q और दूसरा चार्ज दिया है कितना, माइनस Q।
इसको बोलते हैं ए और इसको बोलते हैं बी। डिस्टेंस अगर आर हो गया तो फोर्स का वैल्यू अगर आप लिखते हो तो ये कितना हो जाएगा, के क्यू इंटू क्यू हो जाएगा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। फोर्स का वैल्यू अट्रैक्टिव हो जाएगा, सो द वैल्यू इज के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इफ 25% ऑफ चार्ज ऑफ ए ट्रांसफर्ड टू बी, ए से 25% चार्ज को बी पे ट्रांसफर कर दिया, देन फोर्स बिटवीन द चार्जेस कितना हो जाएगा। देखो ध्यान से, ए का 25%, 25% का मतलब होता है 1/4 होता है, 25 का मतलब कितना होता है 1/4। तो अब चार्जेस कितने हो जाएंगे जरा ध्यान से देखना है। ये बॉडी ए हुआ और ये बॉडी बी हो गया, इससे 25% ट्रांसफर कर दिए तो कितना बचा, q माइनस q/4। तो सॉल्व करके कितना आ जाता है 3q/4, और बी पे जो चार्ज था पहले से कितना था, -q था, और इस पे q/4 प्लस चार्ज आ गया, तो b के पास कितना हो गया, -q चार्ज पहले से था और q/4 चार्ज इसमें ऐड हो गया। तो सॉल्व करने के बाद आ गया -3q डिवाइडेड बाई 4। सो इफ़ यू राइट द वैल्यू ऑफ फोर्स इन सेकेंड केस, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, k हो गया, q1 का वैल्यू हो गया 3q/4, q2 का वैल्यू हो जाएगा -3q/4, क्योंकि अट्रैक्शन है मैग्नीट्यूड लिखेंगे, ये भी 3q/4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। सो 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, आउटसाइड कर देंगे, और ये वैल्यू हो जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और ये के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है, ये इनिशियल फोर्स का वैल्यू था। सो द वैल्यू ऑफ फोर्स F2 इज इक्वल्स टू 9/16 टाइम्स force in first case, that is 9/16 times F. So the answer of this question is option number 2। क्या किया हमने, सबसे पहले जो इनिशियल कंडीशन था इसमें हमने फोर्स के एक्सप्रेशन लिखा, और देन बोला बॉडी ए से 25% चार्ज ट्रांसफर कर दिया गया बी से। बॉडी ए पे चार्ज q था, 25 का मतलब q/4 होता है, तो q में से q/4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 3q/4। वहीं पे बॉडी बी पे पहले से चार्ज -q था, उसमें q/4 चार्ज हमने और ऐड कर दिया, तो कितना हो गया -3q/4 चार्ज हो गया, और हमने यहाँ से फोर्स का वैल्यू वो कैलकुलेट कर लिया। सो अल्टीमेटली वी गॉट द वैल्यू 9/16 टाइम्स F, ये फोर्स का वैल्यू आता है। अब बढ़ते हैं 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अ हॉलो सिलेंडर हैज़ अ चार्ज q कूलम विद इन इट। मान लिया कहीं पे भी किसी जगह पे इसमें चार्ज कितना दिया है, q दिया हुआ है। इफ phi इज द फ्लक्स इन यूनिट ऑफ वोल्ट मीटर एसोसिएटेड विद द कर्व्ड सरफेस, मतलब ये जो कर्व्ड सरफेस है इससे फ्लक्स कितना जा रहा है, फाई जा रहा है। देन फ्लक्स लिंक्ड विद द प्लेन सरफेस, ये से बताइए कितना हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू द प्लेन सरफेस। अब जितना ये प्लेन सरफेस से फ्लक्स जाएगा उतना ही इस प्लेन सरफेस से भी फ्लक्स जाएगा, ये पॉइंट होगा। ये जो पूरा का पूरा सिलेंडर है इसमें एक तो हो गया कर्व्ड सरफेस, एक लेफ्ट वाला प्लेन सरफेस, एक राइट वाला प्लेन सरफेस, एंड टोटल फ्लक्स किसी भी सरफेस से जाता है वो जितना चार्ज इनक्लोज करता है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज इक्वल्स टू q/ε नॉट, और ये टोटल फ्लक्स है ये कितने के सम के बराबर हो जाएगा, ये प्लेन सरफेस जो C पे दिया है प्लस कर्व्ड सरफेस जो B दिया है, फिर फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस जो A पे दिया है, सॉरी प्लेन सरफेस A, और ये वैल्यू कितना हो जा रहा है q/ε नॉट। अब देखने वाली बात यह है कि फ्लक्स थ्रू द प्लेन सरफेस जो दिया है ये दोनों जगह पे सेम होगा, जो A पे होगा और B पे होगा, तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये प्लेन सरफेस और ये प्लेन सरफेस ऐड हो जाएगा, 2 इंटू फ्लक्स थ्रू द प्लेन सरफेस। फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, कितना है फाई है, तो ये वैल्यू हमने फाई पुट कर दिया और ये हो गया q/ε नॉट के बराबर। तो आप लिखोगे फ्लक्स थ्रू द प्लेन सरफेस इज इक्वल्स टू q/ε नॉट माइनस कितना हो जाएगा फाई। सो द वैल्यू ऑफ फ्लक्स थ्रू द प्लेन सरफेस 1/2 टाइम्स q/ε नॉट माइनस कितना हो जाएगा फाई हो जाएगा। तो लॉजिक ये कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर में नेट चार्ज अगर दिया है q, तो टोटल फ्लक्स निकलता है q/ε नॉट, और वो फ्लक्स जितने सरफेस है वो सबसे एसोसिएटेड होगा। तो जितने भी सरफेस मिलके उसको क्लोज कर रहे हैं सारे सरफेसेस से फ्लक्स का वैल्यू निकालेंगे तो उसका सम q/ε नॉट के बराबर होगा। एंड दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड 4 क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर सवाल की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन दिया है। Consider an atom with the atomic number Z is consisting of a positive point charge at its center, surrounded by distribution of negative electricity, uniformly distributed within the sphere of radius R, filled at a point inside the atom at a distance r from the center। देखो कोई भी जो एटम होता है, एटम के सेंटर पे कैसा चार्ज होता है, न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन होता है तो पॉजिटिव चार्ज, और एटम एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम एज ए होल जब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया तो बाकी के जो चार्जेस होंगे वो इसके आउटर रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे।
पूरे के पूरे चार्ज कहाँ पे होंगे, इसके बाहर वाले रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, और वो भी कितना हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा, ZE हो जाएगा। क्लियर है, ये पॉइंट यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद जो बात आती है वो बात ये है कि हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ इस पॉइंट पे फाइंड करना है, और ये जो पॉइंट पे फाइंड करना है, तो हमें जो कंसर्न है वो है कि इस ब्लू वाले लाइन के अंदर में कितना चार्ज है, और ये जो बाहर हो गया इसका रेडियस कैपिटल R हो गया, अंदर वाले का ये जो स्मॉल r दिया। अब देखो JD चार्ज तो इसके न्यूक्लियस पे दिया है, यहाँ पे कंसेंट्रेटेड है, और जो बाहर वाला रीजन है इसमें कितना चार्ज हो जा रहा है, -JD है। लेकिन ये जो -JD चार्ज है तो पूरे के पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना स्फीयर का, 4/3πr3। तो हमें स्मॉल r वाले रीजन में जो भी निगेटिव चार्ज होगा ये कैलकुलेट अगर कर लेते हैं, तो ये माइनस जो स्मॉल r रेडियस का निगेटिव चार्ज, और साथ ही साथ जो सेंटर पर रखा हुआ ZE पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि Z दिया है इसका एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पे सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा तो न्यूक्लियस का चार्ज +ZE हो जाएगा, और स्मॉल r रेडियस में जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो निकाल के दोनों को जोड़ देंगे तो नेट चार्ज इनक्लोज हो जाएगा, क्योंकि गॉस लॉ का यूज़ करने में होता है EDS = Q इनक्लोज बाई ε0। तो हम फाइंड करना चाहते हैं कि r रेडियस में कितना चार्ज है, तो जाहिर सी बात है कि 4/3πr3 मतलब कंप्लीट स्फीयर है, इसमें चार्ज कितना हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का -JD हो जा रहा है, तो यूनिट में कितना हो जाएगा, -JD डिवाइडेड बाई 4/3πr3 हो जाएगा। एंड वी विश टू कैलकुलेट इन द वॉल्यूम 4/3π स्मॉल r3, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -JD हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा 4/3πr3, और मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा 4/3π स्मॉल r3, इससे ख़त्म हो जाएगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, -JD डिवाइडेड बाई r3 इंटू कितना हो जाएगा, स्मॉल r3। ये चार्ज आ गया। अब हमें फाइंड करना है कि नेट इनक्लोज्ड चार्ज कितना हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखना, r रेडियस में कितना हो जाएगा, नेट इनक्लोज चार्ज। इनक्लोज चार्ज जब निकालोगे तो न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है, ZE है, और स्मॉल r रेडियस में जो नेगेटिव चार्ज है वो कितना हो गया, ZE डिवाइडेड बाई r3 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, स्मॉल r3। ZE को कॉमन करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा 1 - स्मॉल r3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, कैपिटल R3। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड इन दिस सरफेस। अब चलते हैं गॉस लॉ का इस्तेमाल करते हैं। तो गॉस लॉ का जब यूज़ करते हैं तो गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है कि किसी भी सरफेस से जब निकालते हो फ्लक्स का वैल्यू E इंटू सरफेस एरिया, इसका वैल्यू हो जाएगा QE इनक्लोज बाई ε0। E के जगह पे तो E हो जाएगा, और R रेडियस है तो एरिया कितना हो जाएगा, 4πr², और चार्ज इनक्लोज कितना हो जा रहा है, ZE हो जा रहा है 1 - स्मॉल r3 बाई कितना हो जाएगा, कैपिटल R3, और इसको डिवाइड कितना से करना है, ε0 से कर देना है। E का वैल्यू कितना हो जाएगा, ZE डिवाइडेड बाई 4πε0r² इंटू 1 - r³ बाई कितना हो जाएगा, कैपिटल R3। इस r² को अगर अंदर में हम भेज देते हैं एक्सप्रेशन में, तो ये वैल्यू होगा ZE बाई 4πε0, और ये हो जाएगा 1/r² माइनस स्मॉल r बाई कितना हो जाएगा, कैपिटल R3, क्योंकि r⁻³ है और ये तो r², तो एक ही कैंसिल होगा। सो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेटेड इन दिस केस इज ZE बाई 4πε0 1/r² माइनस स्मॉल r बाई कैपिटल R3। तो अगर हम एक्सप्रेशन यहाँ पे सही से देखें तो ऑप्शन नंबर 1 मेरा मिलता हुआ दिख रहा है, ZE बाई 4πε0 1/r² माइनस स्मॉल r बाई R3। वंस अगेन हमने क्या किया कि r रेडियस में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था, तो हमने स्मॉल r रेडियस में कितना नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो दिया है वो न्यूक्लियस के बाहर होता है, और न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है, +ZD दिया है, और जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका चार्ज कितना, -ZD होगा, बिकॉज एटम एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और यहाँ पे स्मॉल r रेडियस में कितना चार्ज हुआ हमने कैलकुलेट कर लिया, एंड देन वी गॉट द नेट चार्ज इनक्लोज, न्यूक्लियस का चार्ज +ZD और ये नेगेटिव चार्ज सिंप्लीफाई कर दिया, एंड आफ्टर दैट वी हैव यूज दिस गॉस लॉ कॉन्सेप्ट, चार्ज इनक्लोज बाई ε0 विल गिव यू द टोटल फ्लक्स दैट इज E.S, और यहाँ से कॉल कैलकुलेट करने पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमें मिल गया है ZE बाई 4πε0 1/r² minus a small r by capital R3. So this is how we will calculate the value of electric field in case of this given situation, and this question is also given in your NCERT book. You may check it over there. And now we have completed this 5 question session from the chapter electric charges and fields. And if you like this question and this all content, and if it is helping you for your preparation, then do consider subscribing this channel and hit the like button. So this is all in this video. Thank you for watching till the end. Bye bye.